हेलो दोस्तों, आप सभी का स्काईलाइन बाय रोहित सर यूट्यूब क्लास में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो खास तौर से यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत या विभिन्न राज्यों के जो यूपी एसआई की तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, एसआई की परीक्षा की परीक्षा हो या राज्यों के संदर्भ में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉ वाले स्टूडेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके संदर्भ में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसको पहले समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर आपके सिलेबस में, खासतौर से यूपी एसआई के सिलेबस में, मूल विधि शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत संसद ने जो कानून या विधियां स्थापित की हैं उसका जो स्वरूप है, प्लस राज्य के विभिन्न विधान मंडलों के द्वारा जो कानून स्थापित किए गए हैं, विधि स्थापित की गई हैं, उनका संदर्भ है ये इसके अंतर्गत। तो मूल विधि के अंतर्गत जब आप पढ़ते हैं तो एक टाइटल पढ़ते हैं कि संविधान के द्वारा प्रदान किए गए, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का संरक्षण। तो इसी संविधान के द्वारा प्रदान किए गए जो या संविधान से प्राप्त जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए जो विभिन्न प्रकार के कानून स्थापित किए गए हैं उसी का स्वरूप। इसी में एक कानून है जो प्रमुख रूप से महिला का संरक्षण से है, महिला अधिकार या महिला सुरक्षा से संबंधित कानून है। उस कानून को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे कानून हैं, लेकिन हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो स्थापित किया गया था। तो दहेज के संदर्भ में जो उसको रोकने, लेने या देने जिसे कहा जाए, उसको रोकने के लिए जो कानून स्थापित किया गया उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो सारे के सारे मामले दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो महिला सुरक्षा, महिला अधिकार का मामला है, या ये कहा जाए संविधान ने जिन अधिकारों को प्रदान किया है उसके संरक्षण का मामला है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के प्रावधान। पहली बात तो शुरुआती दौर में ही इसे स्थापित कर दिया गया, जिसमें कई तरह की परिभाषाएं स्थापित हैं। पहले इसके उद्देश्य को समझ लें क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? दहेज लेना तथा देना प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना। तो दहेज लेना और दहेज दोनों, दोनों को ही यहां पर प्रतिबंधित किया गया है इसके अंतर्गत। पहली बार इसको हल्का सा ऐतिहासिक स्वरूप समझ लें, फिर उसके बाद दहेज का संदर्भ समझेंगे। 1959 में इसको संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मामला फेल हो गया, बहुत विवाद हुआ। तो ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा विषय बन जाता है कि संसद के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। तो भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार संयुक्त अधिवेशन जो स्थापित किया या बुलाया वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दहेज प्रोविजन को लेकर ही स्थापित किया, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए ही स्थापित किया। तो ये एक आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं प्रमुख रूप से। तो दहेज को लेना और देना प्रतिबंधित है। दहेज क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि दहेज क्या होता है। देखिए, दहेज का स्वरूप ये है कि विवाह के समय जो
चल और अचल संपत्ति दी जा रही है, चल और अचल संपत्ति दी जा रही है, वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी? दहेज में। कब दी जा रही हैं? विवाह के पूर्व दी जा रही हैं, विवाह के समय दी जा रही हैं, और विवाह के पश्चात उसका वादा किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दहेज के का स्वरूप है कि ऐसी सारी की सारी संपत्ति जो विवाह के पूर्व, विवाह के समय और विवाह के पश्चात दी जा रही है, वो सबकी सब दहेज में मानी जाएगी। ध्यान रखना है। तो चल अचल संपत्ति का क्या मतलब है? भाई आप पैसा भी शामिल कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार का सामान में गाड़ियां भी हो सकती हैं, जमीनें भी हो सकती हैं, अर्थात ऐसी सारी की सारी सामग्री। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जेवर भी हो सकते हैं, आभूषण भी हो सकते हैं, तो इन सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है। महंगी वस्तुएं भी हो सकती हैं, सामान के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो चल और अचल स्वरूप में दी जा रही है, वो सब की सब दहेज कहलाएगी, चाहे वो विवाह के पहले दी जा रही हो। पहले का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने हिंदू धर्म में कई सारी प्रक्रियाएं देखी होंगी कि परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद फिर तिलक होगा, तिलक के पश्चात विवाह होगा। तो विवाह के पूर्व ही ये मामला सारा का सारा है। परीक्षा और तिलक में भी बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, तो ये सब क्या है? दहेज के अंतर्गत शामिल किया। तो फिर विवाह किसे कहेंगे? अगर सब कुछ तिलक और परीक्षा पूर्व है तो विवाह क्या है? ये भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको लेकर। जब आप पढ़ते हैं विवाह का हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो एक स्थिति है जहां पर सप्तपदी की व्यवस्था है, उसी को विवाह कहा जाता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर रहिएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक आग जलाई, चाहे वो मोमबत्ती से जलाई हो, चाहे लकड़ी रख के जला ली हो, चाहे कपड़ा रख के जला लिया हो, और हीरो हीरोइन उसकी चारों तरफ हैं, 7 फेरे ले लिए और विवाह हो गया। ये एक सिंबॉलिक आधार पर दिखाया जाता है। दूसरा विवाह का एक स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में, कि विलेन हीरोइन को पकड़े हुए है, जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है, जबरदस्ती उससे वरमाला पहन रहा है। इतने में हीरो आता है, चलाता है, धाए से है, वरमाला उछलती है और हीरो के गले में जाती है और हीरो का विवाह हो जाता है। ये सब विवाह सुप्रीम नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है विवाह उसे माना जाएगा जो सप्तपदी की प्रक्रिया पूरी करेगा हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म की जो सप्तपदी व्यवस्था है, जहां पर 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में विभिन्न प्रकार की कार्यविधियां होती हैं, पंडित जी के अपने मंत्र होते हैं, दूल्हा और दुल्हन की अपनी गतिविधियां होती हैं तरह तरह की। 3 कदम पहले वो लड़की आगे चलेगी, 4 कदम फिर लड़का पीछे आगे चलेगा। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, इसी को कहा जाता है सप्तपदी। जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। ये नहीं है कि गोली चलाई और वरमाला गिर गई और विवाह। तो विवाह की स्थिति ध्यान रखिएगा, विवाह किसे कहा जाता है। तो दहेज किसे कहा जाता है? चल और अचल संपत्ति को दहेज कहा जाएगा। और विवाह किसे कहा जाएगा? हिंदू धर्म में सप्तपदी की व्यवस्था को विवाह कहा जाएगा। बाकी अन्य धर्मों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मुस्लिम में अपना निकाह की प्रक्रिया है, उसे विवाह की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जो काजी के समक्ष किया गया है। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। खैर, दहेज की बात कर रहे हैं, तो जब हम इस अधिनियम के लागू होने की बात करें कि आखिर ये अधिनियम जो 1961 में स्थापित किया गया था, वो कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना है ये अधिनियम लागू हुआ है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। 1 जुलाई 1961 को स्थापित किया गया। इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन हैं? इसमें धाराओं की संख्या है 10। ये ध्यान रखना है, इसमें धाराओं की संख्या कुल कितनी है? 10 है। तो और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पहले ही बता दिया। उद्देश्य है किसी भी प्रकार का दहेज लेना और किसी भी प्रकार का दहेज देना, दोनों को इसके अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया। अब 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था और
धाराएं कितनी हैं इसमें? 10 हैं। 10 धाराओं में सबसे पहली जो धारा है, धाराओं की बात करें क्रम से, जो पहली धारा है नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 इसका है, वो कहता है, इसकी परिभाषा स्थापित करता है, सॉरी हाँ इसका परिभाषा नहीं, सॉरी सॉरी, इसका नाम स्थापित करता है कि इसका नाम क्या होगा संक्षिप्त रूप से, और लागू होने का क्षेत्र क्या होगा, विस्तार, और तीसरा तिथि क्या होगी। अर्थात पहले में इसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, क्षेत्र क्या होगा पूरा भारत, तिथि 1 जुलाई 1961 होगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन इसको परिभाषित करता है। सेक्शन नंबर 2 में परिभाषा स्थापित की गई है कि आखिर दहेज की परिभाषा क्या हो सकती है। पहले सेक्शन में इसका नाम है, लागू होने का क्षेत्र है, प्लस इसके, और दूसरे सेक्शन में क्या दिया गया है, इसकी परिभाषा दी गई। तो परिभाषा में आ जाते हैं। परिभाषा में दहेज शब्द की परिभाषा पीछे आपको थोड़ा सा बता ही दिया। तो कोई भी चल अचल संपत्ति हो सकती है, किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसमें परिवार के लोगों के द्वारा दी गई हो। परिवार मतलब माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से रिश्तेदारों के द्वारा दी गई हो, चाहे वह संपत्ति के रूप में हो, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड या प्रतिभूतियों के रूप में हो, समझौते के रूप में हो, या किसी भी अन्य तरीके से उपलब्ध कराई गई हो। तो चल अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति का मतलब स्वरूप क्या है कि पैसा हो सकता है, इसके अतिरिक्त गाड़ियां हो सकती हैं, मूल्यवान सामान हो सकता है, जो भी मूल्यवान सामान किसी भी प्रकार से, या कोई जमीन हो सकती है कि प्लॉट दे दिया गया ऐसी, या अन्य तरीके से कोई भी स्वरूप हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत दहेज मानी जाएंगी। तो किसी के द्वारा भी दी गई हैं। अब इसी में एक चीज और परिभाषित किया गया है कि कब दी गई हैं। कब देने का वही तो स्वरूप हो सकता है ना। जैसे आप अभी पीछे ही आपको बता दिया था, तो कब देने का स्वरूप इसके अंतर्गत शामिल किया गया है कि विवाह के पूर्व, विवाह के समय और विवाह के पश्चात। पूर्व का मतलब आपको बता ही दिया, जैसे हिंदू धर्म में परीक्षा का व्यवस्था होती है या तिलक की परिस्थितियां होती हैं, ये सारे के सारे उस समय जो दिया जा सकता है, कोई भी चीज दी जा सकती है, तो वो इसके अंतर्गत मानी जाएगी। विवाह के समय, विवाह के समय का मतलब क्या हो सकता है, ऐसा कोई भी स्वरूप जो विवाह के समय दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कलेवा होता है सुबह, पूरे विवाह के पश्चात कलेवा की स्थिति। तो कलेवा जो होता है उस समय अगर लड़का किसी तरह की कोई डिमांड कर रहा है कि हमको सोने की चेन चाहिए, हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको वो सामान चाहिए, तभी हम मिठाई खाएंगे, तो ध्यान रखिएगा मिठाई पुलिस या जेल भी खिला सकती है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि आप करते हैं तो कोर्ट में फिर मिठाई खाने की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति हो। विवाह के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है जहां पर वादा किया गया हो और उस वादे के आधार पर किसी भी तरह से ऐसी कोई डिमांड की गई हो जहां पर पैसा आर्थिक रूप से प्राप्त हो, या संपत्ति प्राप्त हो, या धन सॉरी जमीन प्राप्त हो, या गाड़ियां लेने की बात कही हो। कोई भी वादा या समझौता जो विवाह के पश्चात हो सकता है, देने की बात कही गई हो, वो सारी की सारी चीजें भी दहेज के अंतर्गत ही शामिल की जाएंगी। इसके अतिरिक्त कोई भी पक्षकार हो सकता है,
तो ये ध्यान रखिएगा, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई व्यवहारी भी हो सकता है कि आपका किसी कोई कलीग है, ऑफिस का कलीग है, या आपके कोई व्यवहार का है, जान परिचय का है, मोहल्ले का व्यक्ति है, रिश्तेदार इस रूप में कोई व्यक्ति है, कोई भी अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी भी तरह से कोई भी इनमें से कोई भी चीज देता है तो उसे किसे माना जाएगा, दहेज की श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। तो लेना और देना इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। फिर दहेज किसे नहीं माना जाएगा ये भी है। तो जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हैं मेहर की व्यवस्था, मेहर की व्यवस्था है, इसे दहेज की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि शायद ये लड़के पक्ष के द्वारा मेहर की राशि निर्धारित की जाती है या दी जाती है, या लिखित होता है स्वरूप, बॉन्ड का स्वरूप, लड़की पक्ष की तरफ से नहीं होता है। तो ये लड़के पक्ष की वजह से होने की वजह से हो सकता है कि मेहर को इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। और इसको लेकर एक केस भी है, हरवंश सिंह वर्सेस गुरुशरण कौर, जिसमें इस चीज को पूरा का पूरा डिफाइन किया गया था, जो खासतौर से 1989 का केस था। इस केस के अंतर्गत ही इसको पूरा का पूरा डिफाइन किया गया कि चल और अचल संपत्ति का स्वरूप कैसा होगा और मेहर का अपना स्वरूप कैसा होगा। तो सेक्शन नंबर 2 में ध्यान रखिएगा, दहेज इसे कहा जा सकता है, इसकी परिभाषा निर्धारित की गई है। दूसरा है सेक्शन नंबर 3 क्रम से। तो सेक्शन नंबर 3 में आपका दिया गया है दहेज के लिए शास्ति या सजा। सरल शब्द लिखें तो ज्यादा अच्छा है, काहे बहुत टेक्निकल शब्द से, वैसे तो इसमें शास्ति शब्द लिखा है, शास्ति, शास्ति का मतलब भी सजा ही होती है। तो सजा, दंड किसी भी प्रकार का के लिए, शब्द ध्यान रखना है आपको, दहेज के लिए, ठीक है, दहेज मांगने या दहेज देने के लिए नहीं, केवल दहेज के लिए किसी भी प्रकार की सजा, दंड या शास्ति का प्रावधान। इसमें क्या हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति को 5 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है, मतलब कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, इसका मतलब ये है। तो कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है कि भाई 15,000 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों, ये कोर्ट निर्धारित करेगी कि संबंधित व्यक्ति को कितना क्या देना पड़ेगा। कम से कम 5 वर्ष की सजा, मतलब 5 वर्ष से अधिक की ही होगी, 5 वर्ष तो चलिए, या 15,000 रुपए, या फिर दोनों इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से किसी विवाह में दहेज का प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में इसको शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना है, दहेज के प्रयोग मात्र के लिए है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्तर पर विवाह इत्यादि होते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि दहेज नहीं लिया गया, कि आपको पता है खासतौर से उत्तर भारतीय बेल्ट की ये बहुत बड़ी रीति है, क्या है, और यहाँ पर तो लड़के बिकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का मामला है, तो यहाँ पर गिरी से गिरी हालत में आप ले लीजिए कि 20 लाख रुपए। किसी भी क्षेत्र, कुछ हो सकता है कि कुछ क्षेत्र का मामला हो, जाति का मामला हो, तो कम ज़्यादा हो सकता है, नहीं लगभग लगभग 15 से 20 लाख रुपए एवरेज है। किसी आईएएस अधिकारी को देख लीजिए बिकता हुआ 20 करोड़ 30 करोड़ प्लस बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, सब कुछ चलता रहता है। वही आईएएस अधिकारी जो इस काम के लिए अथॉरिटी के रूप में स्थापित है, वो खुद 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए लेकर बैठता है दहेज में। तो ये भी स्थिति होती है। खैर वो तो एक अलग बात, अपनी अपनी व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन निर्बंधन इसी के अंतर्गत है कि कम से कम 5 वर्ष की सजा, या कम से कम 5 वर्ष, याद रखिएगा, अधिक का स्वरूप नहीं, या फिर 15,000 रुपए, या फिर दोनों इस शामिल हो सकते। सेक्शन नंबर 4 ये कहता है दहेज मांगने के लिए सजा, मांगने के लिए, तो ये शब्द याद रखना है, दहेज मांगने के लिए सजा। सेक्शन नंबर 3 कहता है दहेज के लिए सजा, और सेक्शन नंबर 4 कहता है दहेज मांगने के लिए सजा। ठीक है, दहेज मांगने के लिए
सजा, कि संबंधित व्यक्ति को दहेज मांगने के लिए भी सजा हो सकती है। कितनी? 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास। क्या है इसका? 6 माह से 2 वर्ष तक। और कोर्ट ज्यादा भी कर सकती है। और जुर्माना कितना है इसके अंतर्गत? 10,000 रुपए तक, या फिर दोनों हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है मांगने पर सजा? जैसे अभी एक केस हुआ, एक लड़का जो था उसका विवाह तय हुआ, रात आई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अगर आपने बारातों में एक चीज नोटिस किया हो कि जब बारात आती है तो जयमाल इत्यादि होता है, उसके बाद लड़के का भोजन होता है जिसे वर भोज कहा जाता है। वर भोज के समय क्या होता है कि देखा होगा कि लड़का बैठा है, उसके कई सारे दोस्त बैठ जाते हैं। तो महाराष्ट्र का ही केस है एक। उसमें क्या हुआ कि सारी चीजें तय हुई, 1 लाख रुपए शायद दहेज तय हुआ, गाड़ी इत्यादि जो सब तय हुआ। और जब लड़का वर भोज के लिए बैठा विवाह जयमाल के पश्चात, तो उसके साथ उसके लगभग 30-40 दोस्त भी। जब दोस्त बैठ गए तो लड़की पक्ष के जो लोग थे, पिताजी होंगे या जो भी लोग, उन्होंने शायद लड़के की थाली में 500 रुपए रख दिए और बाकी लोगों की थाली में 100 रुपए रख दिए। तो लड़का बिफर गया। लड़के ने कहा कि सभी की थाली में आप 1-1 हजार रुपए रखिए। जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब जो भी लोग, लगभग 35-40 लोग बैठे हैं। अब 35-40 लोग अगर 1 हजार रुपए भी रख रहे हैं तो 40 हजार का मामला है। दिक्कत तो उत्पन्न होगी कहीं ना कहीं। ये क्या है, इसे माना कहां पर, अगर इस केस स्टडी को शामिल किया जाए तो ये कहां माना जाएगा? ये शामिल किया जाएगा दहेज मांगने पर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लड़की ने पुलिस बुला ली और लड़का गिरफ्तार हो गया, उसके कई लोग भी गिरफ्तार हो गए। और ये मामला कहां जाएगा? इस वाले सेक्शन में जाएगा, सेक्शन नंबर 4 में, जहां पर विवाह के पहले, देखिए क्योंकि दहेज का मामला है, विवाह के पहले, समय और बाद में हो सकता है। तो यहां पर विवाह के पहले की बात थी। विवाह के पहले क्योंकि पैसे की डिमांड की गई, इसलिए संबंधित व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है दहेज की मांगने की व्यवस्था के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 5 लें तो सेक्शन नंबर 5 में क्या है कि जिस, अगर दहेज को लेकर कोई वादा, कोई समझौता, कोई करार किया गया है, भविष्य के लिए किसी भी तरह का कोई भी करार किया गया है, तो ऐसे समस्त करार शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। भाई कि लड़की पक्ष ने ये कहा है तो वो एक कार खरीद के देंगे पिताजी, 3 महीने बाद देंगे। अब ये जो मामला अगर कोर्ट चला जाता है तो फिर ये करार जो होगा वो शून्य माना। हॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं, वादा किया तो नहीं, बहाना बहाना कुछ पड़ेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत वो सारे के सारे समझौते, करार या दहेज को लेकर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी कैसी मानी? शून्य मानी। कोई वादा नहीं, कोई भी करार नहीं। तो इसको क्या किया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात भविष्य में उसकी आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सेक्शन नंबर 6 है। सेक्शन नंबर 6 कहता है कि अगर दहेज दिया गया है तो उस दहेज को, जो भी सामान है, महिला प्लस उसके वंशजों को, जो भी वारिस होंगे महिला के, महिला और अथवा महिला अथवा इनके अपने पालन पोषण के लिए, उन्हें 3 माह के भीतर वापस करना होगा, चाहे वह विवाह के पहले दिया गया पैसा हो, विवाह के पूर्व दिया गया हो, और चाहे विवाह के समय दिया गया हो, उसे महिला को, और अगर उसके कोई वंशज उत्पन्न होते हैं, खासतौर से उनकी संतानें मांस के, वंशज का मतलब महिला के संदर्भ में है, ये ध्यान रखिएगा, महिला के पिता के संदर्भ में नहीं है कि माता पिता भाई बहन, नहीं,
महिला के संदर्भ में अर्थात उसके संतानों के संदर्भ में। तो 3 माह के भीतर ये सारी की सारी चल अचल जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सामान, जो भी संसाधन, जो भी दहेज दिया गया है, वो सारा का सारा संबंधित महिला को, और अगर उसकी वंशज या संतानें हैं तो उन्हें वापस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यही है। और अगर आप नहीं करते हैं, इसके लिए फिर कानूनी प्रावधान होंगे, मतलब फिर सरकार तो आपको निर्बंधित करेगी ही करेगी, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं होगा कि मना कर दिया, हम खर्चा हो गया आप क्या करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खर्चा हो गया कुछ नहीं होता, आपको वापस ही करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट इस पर ब्याज राशि भी लगा दे, तो आपको ब्याज सहित यहाँ पर वापस, ध्यान रखिएगा। जुर्माना और सजा क्या हो सकती है इसके अंतर्गत? सजा हो सकती है अगर आप वापस ना करने की स्थिति, वापस ना करने पर, ना करने पर क्या हो सकता है? 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, अथवा 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं। ये कोर्ट डिसाइड करेगी परिस्थितियों के अनुसार। तो 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना, अथवा दोनों हो सकते हैं अगर संबंधित महिला को उसके सारे के सारे जो भी दहेज लिया गया, चल संपत्ति, अचल संपत्ति किसी भी रूप से वापस नहीं किया जाता, तो फिर ये प्रावधान कोर्ट के द्वारा अपनाया जा सकता है। अगला सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 ये कहता है कॉग्निज अपराधों का संज्ञान, कॉग्निशन ऑफ ऑफेंस, अपराधों का संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी या जानना, अर्थात जो प्रमुख रूप से जानकारी के रूप में स्पष्ट हैं उनकी बात की गई, क्योंकि खासतौर से दहेज के मामले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ऐसे अपराध जो जिनके में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है, जिनमें एनसीआर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से क्या दर्ज किया जाता है? जहां पर एफआईआर दर्ज होती है, जहां पर रेप का मामला हो सकता है, हत्या का मामला हो सकता है, या शारीरिक शोषण का किसी भी प्रकार का अन्य मामला हो सकता है, मारपीट इत्यादि खतरनाक स्तर की हो सकती है, या अन्य किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है महिला को जिससे वह सुसाइड ही कर ले, ऐसी कोई भी विषय हो सकते हैं, वो सब कहां पर होते हैं? संज्ञेय में। संज्ञेय का ही एक स्वरूप होता है गैर जमानती। तो इसके अंतर्गत ये कैसा स्वरूप हो सकता है? गैर जमानती स्वरूप के अंतर्गत हो सकता है। तो अपराधों का संज्ञेय ध्यान रखना है, अगले उसमें है, लेकिन कौन लेगा? महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट लेंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं वहां पर प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश जो होंगे वो उनके द्वारा इनका संज्ञान लिया जाएगा। अब इसकी जांच कौन करेगा? सेक्शन नंबर 7 ही स्पष्ट कर देता है। जांच और कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी। शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? शिकायत दर्ज करने का काम किसका है? खास तौर से खुद पीड़ित के द्वारा, पीड़ित महिला के द्वारा, उसके परिवार के लोग हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई एनजीओ हो सकता है, महिला कमेटियां हो सकती हैं, महिला समितियां हो सकती हैं, या कोई अन्य संगठन हो सकता है जहां पर संबंधित विषय की शिकायत पुलिस तक पहुंची है और पुलिस के पास उसकी जांच की स्थिति होगी। और यह संज्ञान कौन लेगा? प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो न्यायिक न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा यह संज्ञान लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है ऐसा स्वरूप है इसके अंतर्गत। कि अब दूसरी बात करें कि आखिर अपराधों की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 यहां पर कहा गया है अपराधों की प्रवृत्ति, अपराधों की
प्रवृत्ति, नेचर ऑफ ऑफेंस। अपराधों की प्रवृत्ति कैसी है, ये कैसे हैं, संज्ञेय अपराध हैं। कैसे हैं, गैर जमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेटिव हैं और नॉन बेलेबल हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं मान्य होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का अगर समझौता कराने का प्रयास किया जाता है तो वह किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो संज्ञेय स्वरूप है, संज्ञेय आपको पहले बता दिया। संज्ञेय का मतलब क्या होता है, ऐसे अपराध जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, तत्काल जांच की स्थिति होती है। देखिए, दो तरह के ऑफेंस होते हैं और इनको यहां पर समझ लें अलग से कि ज्यादा भ्रमित ना हो। एक होता है संज्ञेय और दूसरा होता है असंज्ञेय। संज्ञेय का मतलब होता है, एक शब्द आपने सुना होगा, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है जो जिसकी जानकारी प्राप्त हो जाए या जानकारी प्राप्त की जाए। जब हम अपराधों की श्रृंखला में पढ़ते हैं तो ये खतरनाक अपराध होते हैं जहां पर तत्काल पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए पुलिस जांच कर सकती है, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे अपराध हो सकते हैं, रेप का हो सकता है, हत्या का हो सकता है, हत्या के प्रयास का भी हो सकता है इसके अंतर्गत। तो इस तरह की जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर खतरनाक केस होते हैं वो सारे के सारे संज्ञेय अपराध में। दूसरा असंज्ञेय का मतलब क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं, जहां पर एनसीआर दर्ज किया जाता है। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो स्वरूप होता है इसके अंतर्गत। अर्थात जो साधारण प्रवृत्ति हो सकती है, जैसे बहसबाजी होती है, मारपीट होती है, या ये कहा जाए जिन पे बहुत बड़ी सजाएं नहीं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत हल्की सजाएं या जुर्माना में काम होता है। लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 8 पढ़ते हैं तो हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत स्वरूप कैसा है, संज्ञेय अपराधी की श्रृंखला में शामिल होता है, ना कि असंज्ञेय में। तो ये गैर जमानती है, पुलिस तत्काल जांच करेगी, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती। इनके लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता होती है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से यहाँ पर पुलिस जांच प्रारंभ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है, अपनी रिपोर्ट बाद में भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। तो ऐसे कोई भी मामले, यहाँ तत्काल एफआईआर का मामला है, यहाँ पर पहले एनसीआर का मामला है, फिर वो प्रक्रिया मजिस्ट्रेट ऑर्डर के आधार पर एफआईआर में जा सकती है। तो संज्ञेय हैं और गैर जमानती हैं सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 9 ये कहता है कि इस पर इसी के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत ही 9 तो अभी बाद में, पहले सेक्शन नंबर 8 और पढ़ लें। सेक्शन नंबर 8 का एक हिस्सा है 8A। 8A ये कहता है, क्योंकि सबसे खतरनाक तो यही सेक्शन है 8A, कि जिन लोगों को सेक्शन नंबर 3 और 4 में अपराधी घोषित किया गया, उन्हें अपने पक्ष में साक्ष्य, सबूत या एविडेंस स्वयं देने होंगे कि वह निर्दोष हैं। अर्थात जिस महिला ने आरोप लगाए हैं अपने लोगों के विरुद्ध दहेज का, महिला को किसी भी तरह का कोई भी सबूत प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन प्रस्तुत करेगा, वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आरोप लगाया गया है। तो सेक्शन नंबर 3 के जो या 4 के जो अपराधी हो सकते, सेक्शन नंबर 3 में क्या था, दहेज के लिए दंड था। सेक्शन नंबर 4 में क्या था, दहेज मांगने के लिए दंड प्रावधान था। तो ऐसे जो वह स्वयं अपने लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत निर्बंधित होता हो। तो ध्यान रखिएगा, अपराधी व्यक्ति जो घोषित हुआ है उसको ही अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम दिया गया है। ये काम
किसी अन्य का नहीं होगा, महिला का नहीं होगा, संबंधित व्यक्ति स्वयं जाए और स्वयं ही इसको लेकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे, तभी वो आरोप से बरी हो सकता नहीं, तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त 8B है। 8B में क्या है? 8B में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति कौन करता है? राज्य करता है। ठीक, किस लिए करता है ये ध्यान रखना है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए, लागू करने के लिए पहला स्वरूप ये हो सकता है। दूसरा, दहेज आदान प्रदान को रोकने के लिए, दहेज आदान प्रदान को रोकने के लिए आरोपी के विरुद्ध, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए, तो प्रमुख रूप से इस अधिकारियों का काम क्या होता है? जो राज्य के द्वारा नियुक्त होते हैं, अधिनियम को लागू करने, दहेज लेने देने की जो परिस्थितियां हैं उन्हें रोकने। हालांकि दहेज, वो भी सरकारी नौकरी, अधिकारी जो स्वयं दहेज लेकर बैठा होगा, सब नहीं होंगे, इक्का दुक्का तो हो ही सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% होंगे, कुछ हो सकते हैं, कुछ कम हो, नहीं नियर अबाउट तो ठीक ठाक नंबर होगा ही होगा इनका। जो खुद दहेज लेकर बैठा होगा वही दहेज रोकेगा जाकर, ये भी ध्यान रखना है। तो वही है कि बिल्ली को ही दूध की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है, बिल्ली बैठी है दूध की सुरक्षा, यही हाल है यहाँ। वैसे लोग हैं। आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने का काम भी इन अधिकारियों का ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किस लिए नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति कौन करता है? राज्य करता है। ये 3 विषय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त सेक्शन नंबर 9 को देख लें और सेक्शन नंबर 10 को देख लें जल्दी से। सेक्शन नंबर 9 ये कहता है कि जितने भी प्रकार के कानून बनाए जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत, कानून बनाना काम किसका है? भारत सरकार का या संघ सरकार का? संघ सरकार का है। ठीक है, कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार। सेक्शन नंबर 10 ये कहता है कि कुछ प्रावधान राज्य सरकार भी बना सकती है। कुछ प्रावधान राज्य सरकार बनाएगी और प्रमुख कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये था आपका दहेज निषेध अधिनियम। अगली क्लास में मूल विधि से दूसरा कोई अधिनियम